Hello and welcome to IMS Academy. Today we are going to start the chapter 1 of chemistry class 9th matter in our surrounding. चलिए बच्चों, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैटर होता क्या है। आपने अपने पास बहुत सारी चीजें देखी होगी या अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, जैसे कि टेबल है, बुक है, नोटबुक है, ग्लास है, बहुत सारी चीजें आपके आसपास रखी हुई है। अब आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैटर है या नहीं है? तो मैटर के लिए दो चीजें होती है, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी चीज जो है उसको आप मैटर कहना चाहते हो तो अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या तो जगह लेगी, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आपको जिस जगह पे रखना है तो रखने के लिए वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सेकेंडली उसका कुछ मास होगा। अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक होल्ड कर जाता है कोई भी सब्सटेंस तो उसको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। तो यानी कि आप देखोगे आपके आसपास बुक रखी है, नोटबुक रखी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उनका एक मास है और जब आप उन्हें रख रहे हो तो उनको रखने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा, वो एक जगह भी घेरेगी, तो आप उसको मैटर कह सकते हो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके चलूं जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे कि एयर। एयर में बच्चों को ये लगता है कि एयर जो है वो मैटर नहीं हो सकती क्योंकि ना तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए और ना ऐसा उसका मास होता, लेकिन ये दोनों ही चीजें उसमें पाई जाती हैं। एयर भी मैटर होती है। जैसे आप देखोगे कि एयर जो है आप उसे किसी कंटेनर के अंदर फिल करोगे तो उस कंटेनर का जो मास है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि एयर पार्टिकल्स में भी मास होता है। एंड सेकेंडली एयर को रखने के लिए भी आपको कोई कंटेनर चाहिए होता है जब आप उसमें हवा को भरते हो। तो हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो भी जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रखती है, उसका भी एक मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो एयर भी किस कैटेगरी में आएगा? मैटर की कैटेगरी में आएगा। बाकी बहुत सारे सब्सटेंस आप देखोगे जैसे कि बुक है, नोटबुक है, ये सारी चीजें जो होती है ये सभी मास रखती है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। चलिए, मैटर के बाद बात आ जाती है कि मैटर जो है वो कितनी स्टेट्स में पाया जाता है। तो जनरली आपके एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास के हिसाब से मैटर की जो स्टेट है वो 3 स्टेट है। जो फर्स्ट वन है वो सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और इन सारे कॉन्सेप्ट से आप लोग फैमिलियर भी हो। अगर सबसे पहले मैं बात करूं इसमें सॉलिड की, तो सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर आपने पढ़ा होगा पहले भी छोटी क्लासेस में, जैसे कि होता है वॉल्यूम, शेप, साइज। तो ये सारी चीजें जो होती है सॉलिड की फिक्स होती है। सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होगी, जो उसका वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा। कैसे शेप फिक्स कैसे होगी? जैसे कि आप देखो, अगर आपके पास में एक बुक रखी हुई है, अब उस बुक को आपको एक पर्टिकुलर जगह में रखना है तो उसकी शेप फिक्स है। वो जिस जगह में आप रख रहे हो वो जगह या तो उस नोटबुक से या उस बुक से बड़ी होनी चाहिए या एटलीस्ट इतना साइज हो कि सेम बुक उसके अंदर आ जाए। आप कभी भी उस जो बुक है उसकी शेप को चेंज करके उसको ऐसी जगह में नहीं रख सकते जिसका साइज उस बुक से छोटा है। तो कहने का मीन्स कि सॉलिड को अगर आप रखते हो तो उसकी शेप फिक्स है, उसकी शेप को आप बदल नहीं सकते। सेकेंडली वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, कि वो कितना कैपेसिटी है उसका। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके पास में एक पर्टिकुलर क्यूब ले लो आप कोई भी सॉलिड शेप में, अब उस क्यूब को अगर आपको कहीं पे रखना है तो एक तो उसकी जगह फिक्स होगी, सेकेंडली उसका जो साइज है या जो शेप है वो आप बदल नहीं सकते। और उसका रीजन ये रहता है कि उसके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है आपस में, यानी कि वो जो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि आप उसके जो पार्टिकल्स की जो फोर्स है उसको ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। तो इसलिए उसकी शेप भी फिक्स रहेगी, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा और उसके जो इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड। अब इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होता है? कहने का मींस मोलिक्यूल आप समझोगे अगले चैप्टर्स में। मोलिक्यूल्स होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलके एक पर्टिकुलर पार्टिकल बनाते हैं, उसको मोलिक्यूल कहा जाता है। और जो मोलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ के जो ये सॉलिड शेप बना रहे हैं उनको कहा जाता है कि इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स।
और वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो सॉलिड के अंदर वे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी शेप और साइज जो है वो फिक्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती। इसकी शेप को आप बदल सकते हो, जैसे कि अगर आपने एक गिलास पानी लिया और उससे आप बर्फ बनाना चाहते हो, तो आप उसको जिस भी कंटेनर की शेप में डालोगे और उसको फिर जमने के लिए रख दोगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया तो अगर आप कंटेनर चाहे शेप कुछ भी ले लो, लेकिन वो कंटेनर कम से कम 1 लीटर का होना चाहिए, तभी जाके उसमें वो पर्टिकुलर पानी आ पाएगा। थर्ड बात करें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की, जो हमने बात करी अभी, तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है इसमें वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहता और बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहता, वो मीडियम रहता है। कहने का मीन्स जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इसीलिए आप क्या करते हो कि लिक्विड की आप शेप को बदल सकते हो, क्योंकि वे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है। चलिए ध्यान से देख लो इसे। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि है गैस। अगर गैस की बात करें तो गैस की ना तो शेप फिक्स होती ना वॉल्यूम फिक्स होता। आप गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की गैसेस पार्टिकल शेप ले लेते हैं। सेकंड, वॉल्यूम, अगर आपने गैस ली और अगर आपने एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया तो वो गैस उसमें भी फैल जाएगी, और अगर आपने बहुत छोटा कंटेनर लिया तो वो गैस उसमें भी फैल जाएगी। कहने का मीन्स इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। और इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है। इसी वजह से वो पार्टिकल्स जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर में फैल जाएगा। और एक वर्ड आप पढ़ोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। हालांकि आपका एक फिजिक्स के अंदर चैप्टर आएगा एनर्जी करके, उसमें आप पढ़ोगे कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सिंपल सा अभी आपको बताऊं तो किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा हाई होती है। बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी गैसेस पार्टिकल्स में हाई है, इनकी वजह से वो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। और उसी की वजह से आप एक इफेक्ट भी देखोगे कि अगर स्ट्रीम है और वहीं पे बॉइलिंग वाटर है, और अगर दोनों ही चीजें किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ पे गिर जाए तो उसका हाथ किस चीज से ज्यादा जलेगा, बर्निंग इफेक्ट किससे ज्यादा आएगा? स्टीम से आएगा, क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हाई होगी, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन को ज्यादा अंदर तक बर्न करेगा। और वहीं पे जो बॉइलिंग वाटर है वो एज कंपेयर टू उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी स्टीम के मुकाबले कम रहेगी, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन को ज्यादा अंदर तक बर्न नहीं करेगा। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी इस एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर अगर दो चीजें हैं तो स्किन को कौन ज्यादा बर्न करेगा, या सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों। तो उसमें आपको रीजन यही लिखना है क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, इस वजह से ही वो स्किन को ज्यादा बर्न करेगा। चलो बच्चों जल्दी से रिकॉल कर लो ये सारी चीजें जो भी आपको कराई गई है, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, दैट इज कि यू हैव टू टेल द 3 डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। difference among solid, liquid and gas। डिफरेंस बताने से पहले आप जब अपनी एक एनसीईआरटी बुक को ओपन करोगे तो उसमें आप देखोगे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन खड़े हैं और वो एक दूसरे को इस तरीके से बांधे हुए हैं, एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। तो उस वो पिक्चर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है? एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करना चाहती है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो कितना ज्यादा हाई है। क्योंकि हमने पढ़ा अगर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई होगा तो वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। अगर वो फोर्स मीडियम है तो उस टाइम पे वे जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा लूजली पैक्ड है, और जो मैटर होगा वो किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। और वे पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा लूज है तो उस टाइम पे वो किस फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। तो वो पिक्चर जनरली यही रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ विमेंस को दिखाया गया है जो एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, तो इट मीन्स कि अगर वे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो लूजली पैक्ड है तो लिक्विड स्टेट को, और बहुत ज्यादा वो
लूजली पैक्ड होगी बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे वो गैसियस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, अब आपको जो मैंने बताया थ्री डिफरेंस, आप सोच के बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आपको तीन डिफरेंस बताने हैं, तो आप क्या क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप एक टेबल बना लेना बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हमेशा इनके आंसर जो है हमें टैबुलर फॉर्म में देना चाहिए। टैबुलर फॉर्म होती है इस तरीके से, आप डिवीजन कर लो, अगर दो चीजों के बीच में डिफरेंस किया जाए तब एक लाइन ड्रॉ कर लो, तीन के बीच में पूछा गया है तो दो लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आप क्या लिखोगे? शेप जो है वो फिक्स है। लैंग्वेज प्रॉपर आपको बनानी है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना। लिक्विड जो होता है उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। गैस में नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। सेकंड, आप लिख सकते हो जो फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज्यादा हाई है। इसमें मीडियम है और इसमें जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लेस, कम है। थर्ड, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से वो शेप लिए हुए हैं। इसमें लूजली पैक्ड है, मॉडरेटली आप एक वर्ड यूज कर सकते हो कि मीडियम है, इससे ज्यादा लूज होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टाइटली पैक्ड होता है गैसेस फॉर्म से। और उसमें तो बहुत ज्यादा, वेरी लूजली, वेरी लूज। ठीक है। तो इस तरीके से तीन डिफरेंस आप बना सकते हो बहुत आसानी से। चलिए, अब इसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले आप इसमें एक प्रोसेस पढ़ोगे, दैट इज डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन होता है ट्रांसफर ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आप देखोगे कई बार, जैसे आपने परफ्यूम है, परफ्यूम अगर आपने स्प्रे किया तो उस टाइम पे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो फैलनी स्टार्ट हो जाएगी आसपास में। तो इसका रीजन क्या होता है? वो जो एक्चुअली पार्टिकल्स है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस डेफिनेशन में बच्चे कई बार नहीं लिख के आते, बट ये ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस सिंपल आपको लिखना है, द ट्रांसफर ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। चलिए, अब कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो पढ़े, लेट चेक योर नॉलेज, कितना सीखे आप लोग। चलो, एक आप डायग्राम बना सकते हो इसमें। अगर आपने कोई डायग्राम, तीन कंटेनर लिए गए और तीन कंटेनर लेके उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स दिखाए गए, जैसे कुछ ऐसे दिखाए गए, बहुत ज्यादा ये पास पास में है पार्टिकल्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड को। अगर वे पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? लिक्विड को। और अगर वे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से, तो तब वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? गैसेस। तो इस तरह के कुछ डायग्राम है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको ये चीजें रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से आप सोली, लिक्विड एंड गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, अब आ जाओ इंटेक्स क्वेश्चन पे। चलो, सबसे पहले फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन अगर हम बात करें, जो कि काफी इजी है, हालांकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। आपको कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, जैसे कि चेयर है, एयर है। ये आपका पहला इंटेक्स क्वेश्चन है। लव, स्मेल। चलो, पहले हम ये चार चीजें ले लेते हैं। अब बताओ इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस। और पहली बात तो ये कि मैटर है भी या नहीं है। चेयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी डेफिनेटली, और उसका एक मास भी होता है, तो ये मैटर है। और जो हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है? सॉलिड को।
एयर की अगर हम बात करें तो एयर मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सप्लेनेशन में, मैटर होगा और आपको पता है कौन सी फॉर्म होगी, गैस। लव जो होता है ये एक इमोशंस है, अब ये जगह नहीं घेरता। अब आप कहने लगो नहीं सर हमारे दिल में लव होता है, जगह ले रहा है हमारे दिल के अंदर, तो ये सब एक इमोशंस है, कहने की बात है। सिंपल वर्ड्स में अगर साइंस के लेवल पर अगर हम बात करें मेरे बच्चों इसकी, तो ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ना तो इसका कोई मास होता और ना ये कोई जगह कैरी करता, ना स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो ये मैटर ही नहीं है, तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस की तो कोई बात ही नहीं होगी। और अगर स्मेल की बात करें तो स्मेल भी एक गैसियस फॉर्म होती है, तो वो भी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है और वो भी मैटर की फॉर्म में आएगी, मैटर की कैटेगरी में आएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थॉट, बताओ आप सभी, थॉट जो है वो मैटर होगा या नहीं होगा? थॉट मेरे बच्चों मैटर नहीं होगा, क्योंकि ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता। लेमन मैटर होगा, ठीक है, तो लेमन मैटर की कैटेगरी में आएगा, कोल्ड भी मैटर की कैटेगरी में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड। अगर आपके घरों में देखा होगा, अब खाने का तो सभी को शौक है, तो आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कहीं खाना बन रहा है बहुत अच्छा सा, तो आपको उसकी खुशबू आने स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके आसपास कहीं बहुत अच्छा खाना पक रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब कुकिंग हो रही होगी तो वो उसकी जो स्मेल है वो गैसेस फॉर्म में ट्रांसफर होगी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस वजह से, और हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा हाई होती है, तो दैट्स वाई जब कहीं पे भी कुकिंग हो रही होती है तो आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको उसकी उसकी स्मेल आ जाती है और पता चल जाता है कि हाँ आसपास कहीं बढ़िया सा खाना बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अगर कोई स्विमिंग कर रहा है और उस टाइम पर वो पानी को अपने हाथों से कट कर रहा है जिसकी वजह से वो स्विमिंग पॉसिबल हो पा रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी? तो वो होगा कि जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड की वजह से वो स्विमर जो है आसानी से अपने हाथों को उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर चला सकता है, जिसकी वजह से स्विमिंग पॉसिबल हो सकती है। तो वो पानी को फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ और उसकी बॉडी किधर की तरफ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। फोर्स लगेगा इसमें पीछे की तरफ और बॉडी जाएगी उसकी आगे की तरफ। तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो इसमें जो लिक्विड के अंदर पाया जाता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से स्विमिंग पॉसिबल हो पाती है। चलिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर सकते हो, किस तरीके से वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में मॉडरेटली और गैस में बहुत ज्यादा कम। अब बात करते हैं अगले इंटेक्स क्वेश्चन की। इंटेक्स क्वेश्चन में चलो आप बताओ मेरे बच्चों एक चीज, इसमें क्वेश्चन है आपके लिए, किस भी कंटेनर में गैस रखी जाती है उस कंटेनर को वो पूरा फिल कर देती है, कैसे? चलो बताओ, सोचो ध्यान से, क्योंकि ये चीज अभी आपको बताई भी गई है। जो बच्चा इसका आंसर कर सकता है इट मींस उसने वीडियो को ध्यान से समझा है, सुना है, और कहीं ना कहीं जिन इन कॉन्सेप्ट को जो उनको समझाया गया है उनसे जुड़े क्वेश्चन का आंसर वो अपने होम एग्जाम में आसानी से कर सकता है। सोचो सोचो और बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका। यस, गैस फिल्स द वेसल कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। सेकेंडली उसका ना तो कोई शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस भी कंटेनर में आप रखोगे तो गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने से वो उस पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उनकी कोई शेप फिक्स नहीं है, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, चाहे छोटा कंटेनर हो या बड़ा कंटेनर हो वो उस पूरी जगह में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप गैस किसी भी कंटेनर में रखोगे तो उस पूरे कंटेनर को वो गैसेस पार्टिकल से भर देगी। चलो ठीक है बच्चों, तो आज आपको जो भी इस क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं सारे आपको रिवाइज करने हैं, उससे जुड़े जो भी आपकी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके देखने हैं, और आगे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।